फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम एक मदरहुड की जर्नी में आ जाते हैं ना, तो हमें डेली एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको हम कंटिन्यू उसी टाइम पे कर सके। क्योंकि पहले दिन ऐसा होता है ना, मतलब पहले दिन ऐसा था कि जब मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट करी थी तो तब पहले दिन मैंने 8:30 बजे तक वीडियो बना दी थी और 10:30 के आसपास मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। और कल मुझे टाइम नहीं हुआ तो कल मैंने 11:30 बजे से वीडियो बनाई और आज 10:50 हो गया यहाँ पे। तो मैं आज अभी वीडियो स्टार्ट कर रही हैं, तो शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल मेरे पास्ट के जो मिसकैरेज थे वो हुए कैसे, और अब मैं बताती हूँ आपको कि रीज़न क्या था उनको होने का। एग्जैक्ट रीज़न मुझे पता नहीं है क्योंकि ये चीज़ डॉक्टर भी क्लियर नहीं कर पाई। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मिसकैरेजेस होते हैं उनके मेन रीज़न होते क्या हैं। फर्स्ट डीएनए, जैसे पास्ट में आपकी मदर के या फिर जो लड़की है उसकी मदर के अगर कुछ ऐसे मिसकैरेज हुए हैं तो वो चीज़ इन्वॉल्व रहती है कि हाँ मेन डीएनए होता है। एंड सेकंड, मॉल न्यूट्रिशन, जो रूरल एरियाज़ की जो लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा फेस करने को होता है, एनीमिया और कैल्शियम वगैरह इन चीज़ों की कमी, तो इस चीज़ से भी होता है। एंड थर्ड होता है फिज़िकल स्ट्रेन, जैसे ये भी रूरल एरियाज़ की जो लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा ये चीज़ फेस करनी होती है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस दौरान हम जो हैवी काम करते हैं, बोझ जो उठा लेते हैं आजकल, तो उस चीज़ से भी मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ते हैं। एंड फोर्थ होता है जो इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, वो कि जैसे आजकल हर एक साग सब्जी में पेस्टिसाइड आने लग गया है, तो ये अर्बन एरियाज़ की जो लेडीज़ होते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करती है। क्योंकि वहाँ पे गांव घरों में तो तब भी थोड़ा घर वर की सब्जी मिल जाती है, जो अनाज होता है वो उसमें खाद ना डला हुआ गोबर, जो प्योर एक गाय से और भैंस से जो हमको मिलता है उस गोबर को हम उसमें डालते हैं, तो दवाई ववाई का कम इस्तेमाल होता है जो साग सब्जी होती है और जो अनाज होता है। तो ये चीज़ को जो पेस्टिसाइड वगैरह जो ये खाना खाते हैं वो अर्बन एरियाज़ की जो लेडीज़ होती हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एंड नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन, कि जैसे हमें रूबेला है एंड PCOS है, ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें भी दोनों एरिया, ये रूरल अर्बन दोनों जगह पे ये चीज़ें सेम रहती हैं। एंड नेक्स्ट होता है लाइफस्टाइल फैक्टर, लाइक कि जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये अर्बन एरियाज़ की लेडीज़ को ज़्यादा उनको ये चीज़ें फेस करनी होती है। और ज़रूरी नहीं होता है कि जो लाइफस्टाइल फैक्टर मतलब जो स्मोकिंग वगैरह होता है वो सिर्फ मिसकैरेज एक सिर्फ पर्टिकुलर औरत की वजह से नहीं होता है। कई कभार जो मिसकैरेजेस होता है उनमें जो आदमी होता है उनका जो एग होता है वो भी अच्छे से पूरे अच्छे से मतलब हेल्दी एग नहीं बन पाता है, जो मतलब ड्रिंक करते हैं और जिनमें इन चीज़ों की कमी होती है, मतलब जैसे पोषण की कमी होती है, तो ये चीज़ें आदमी के लिए भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि औरत की वजह से हो। तो फिर ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। मैं बात करती हूँ मेरे साथ क्या चीज़ हुई थी। तो जब एकाग्र में को मैंने कंसीव किया तो मैंने सबसे पहले मैं जैसे मुझे पता चला कि मैं आज मैंने यूरिन टेस्ट किया, मुझे पता चला कि हाँ लाइंस हैं, तो उसके बाद मैं सीधे हॉस्पिटल चली गई थी। तो वहाँ पे मैंने अपने सारे टेस्ट वगैरह करवाए, तो मुझे थोड़ा सा रूबेला था और थोड़ा सा था जो दवाई से कट गया था, बट उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, मतलब नहीं पड़ सकता था। तो वो मुझे मैम ने भी क्लियर कर दी थी कि रूबेला का कहीं से कहीं तक कोई कॉज नहीं है कि तुम्हारे जो मिसकैरेजेस हो रहे हैं। हो सकता था मेरा था एक फिज़िकल स्ट्रेन एंड जो DNA हो सकता है मे बी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, उनकी मदर की पास्ट में उनके भी मिसकैरेजेस रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि ये रीज़न हो सकता है मेरे मिसकैरेज का। बट अदरवाइज़ ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ पर्टिकुलर कोई ऐसा PCOS लाइक, एंड ये सब चीज़ें मेरे साथ थी नहीं। और मेरा ब्लड भी जितना होना चाहिए था, जैसे एनीमिया की कमी उसकी वजह से भी होता है, तो मेरे उसमें ब्लड भी प्रॉपर था ही, जितना होना चाहिए उतना था, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस फिज़िकल स्ट्रेन की मैं बात करती हूँ, जैसे हैवी काम तो कुछ नहीं होता था, बट मेरा ये था कि अगर मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो मुझे पूरा बेड रेस्ट चाहिए था। तो ये चीज़ें मेरी डॉक्टर ने भी मुझे क्लियर कर दी थी कि जैसे ही एकाग्र मेरे मतलब को मैंने कंसीव किया तो उसके बाद से मैं तुरंत बेड रेस्ट लेने लग गई थी।
क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी काम करती थी ना तो मुझे बहुत ज़ोर के मुझे पेन होने लग जाता था नीचे, अपने पेट के जो नीचे वाला हिस्सा था तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द होने लग जाता था। और जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी, मैंने पहले अवॉइड किया, जब मैम ने कहा कि बेड रेस्ट करो मैंने अवॉइड करा, तो फिर उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं हॉस्पिटल गई, मैंने मैम से बात करी तो मैम ने कहा कि तुम बेड रेस्ट करते हो प्रॉपर, तो मैंने कहा नहीं। तो मैम ने कहा कि जब मैं कुछ कह रही तो उस चीज़ को मानो, सिर्फ दवाइयाँ खाने से नहीं होगा, सिर्फ इंजेक्शन लगाने से नहीं होगा, जो चीज़ करनी है उस चीज़ को, जो अपना खाना पीना होता है एंड जो तुम्हें मैं यहाँ से कहती हूँ कि बेड रेस्ट करो, तो वो चीज़ भी प्रॉपर्ली तुम्हें करनी है। तो फिर उसके बाद मैं 6-7 महीने तक, और कभी कभी तो 8वें महीने में भी बीच बीच में मैंने प्रॉपर एकाग्र के टाइम पे बेड रेस्ट लिया। इवन मुझे मतलब एक वॉशरूम जाना भी उसमें इतनी देर तक बैठे रहना भी अलाउ नहीं था, और इंग्लिश टॉयलेट मैंने यूज़ करनी हुई थी। तो और मैम वो तो टच वुड ये मेरे साथ अच्छा हुआ कि जो मेरा वॉशरूम है वो मेरे कमरे के अंदर ही है, और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर बेड की हाइट ज़्यादा है तो तुम एक नीचे से कुछ लगा लो जिससे तुम्हें चढ़ने उतरने में आसानी हो। मतलब इतनी मेरे साथ इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी, तो मैंने सब चीज़ मानी। वही चीज़ मैं आपसे भी कहती हूँ, जैसे ही जिस दिन आपको पता चले आप तीसरे महीने का इंतज़ार मत करो, भले अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है फिर भी मत करो, आपको थोड़ी ना पता है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है। तो जैसे आपको पता चलता है कि आज के डेट में आप प्रेग्नेंट हो, तो आप सीधे नेक्स्ट डे हॉस्पिटल चले जाओ और वहाँ पे अपना पूरा चेकअप करवा लो, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों में हमारे लिए हेल्पफुल रहता है यार, कि मे बी बेबी ठीक है नहीं है, और हमारी बॉडी अभी इस चीज़ को कर पाएगी, पूरा एक 9 महीने का हेल्दी बेबी प्रिपेयर कर पाएगी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और तीसरा महीना होते होते हमें बहुत लेट हो जाता है, तो जो भी रहेगा डॉक्टर उस टाइम पे आपको बता देगी। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो नेक्स्ट डे सीधे आप हॉस्पिटल जाओ। मैं तो हर किसी को ये सजेस्ट करती हूँ आज के डेट में कि जैसे आपको पता चलता है आप सीधे वहाँ पे चले जाओ। जो मिसकैरेजेस होते हैं ना, ये कभी मत सोचना कि ये चीज़ हमारे साथ ही क्यों होती है। मैं पहले सोचती थी कि अरे ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है। तो जैसे ही जब मेरा सेकंड मिसकैरेज हो, उसके बाद जब मैंने डेटा निकाला तो इंडिया में डेली 2000 मिसकैरेजेस होते हैं, उसमें 1100 रूरल एरियाज़ में एंड बाकी के अर्बन एरियाज़ में होता है। ये 2019 से लेकर 2021 तक का जो ये डेटा था कि इतना होता है, और उसके बाद से भी कोई डेटा निकला नहीं है, क्लियर हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें थी, तो आप समझ सकते हो कि ये कैसा होता है। और हमारे आसपास ही ऐसे कितने लोग होते हैं, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल जाती थी ना तो मुझे हर एक दूसरा पेशेंट मुझे इसी चीज़ से जूझता हुआ दिखाई देता था। एंड जब उसके बाद इवन मेरी जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जो मेरे यूट्यूब पे जो मुझे देखते हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे देखते हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी जो मेरा फर्स्ट मिसकैरेज था मैंने रिवील किया है अपने ब्लॉग पे, तो उसके बाद मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, बहुत से लोगों के DM आए इंस्टाग्राम पे कि हमारे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है, आपने कौन से हॉस्पिटल में दिखाया, आपने कहाँ पे दिखाया। तो बात हॉस्पिटल की नहीं होती है ना। तो जहाँ पे मैं गई थी वो वहाँ पे ऐसा कुछ था, क्योंकि हर जगह हर किसी को अलग अलग मतलब जगह सूट करता है। मतलब मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना कि हम जिस हॉस्पिटल को अगर कभी कहते हैं कि हाँ वहाँ पे ये चीज़ बेटर है, तो कोई कहता है कि नहीं वहाँ पे अच्छा नहीं है, वहाँ पे मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम जगह पे आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, आपके साथ भी वो चीज़ हो जाए, है नहीं। तो आप जहाँ पे भी हैं, अभी जिस जगह पे भी हैं, कोई दिल्ली से था, कोई आधे तो मुझे हल्द्वानी से मिले, कोई मुझे यहाँ पे बागेश्वर से मिले जिन्होंने मुझे मैसेजेस वगैरह किए और कॉल वगैरह भी आए, तो सबकी ये सेम प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने कौन से हॉस्पिटल में दिखाया। तो देखो लोग तो जब नहीं होते हैं ना तो दिल्ली मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो बात एक हॉस्पिटल की नहीं होती है, बात होती है जो डॉक्टर हमें कहता है हम उस चीज़ को एग्जैक्ट कर रहे होते हैं या नहीं, बात इस चीज़ की होती है। तो आप कहीं पे भी दिखाओ, सबसे पहली चीज़ जो आपसे आपका डॉक्टर, हाँ ये भी नहीं कि तुम कहीं पे भी दिखा लो। लाइक जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बागेश्वर में दिखाया था हाल ही में, तो उसने मुझे कॉल किया हुआ था कि जो मेरा बेबी है वो जो बीटा HCG का जो टेस्ट होता है उसमें आ रहा है और उसमें अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा है। तो ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी जब एकाग्र को मैंने कंसीव किया था, क्योंकि कम डेज थे और जो लाइंस थी, जो यूरिन टेस्ट था उसमें पॉजिटिव था, बीटा HCG टेस्ट होता है उसमें पॉजिटिव था, स्कैन में नहीं आ पा रहा था। मैम ने कहा कि कुछ तो है, छोटा सा सैक टाइप का दिख तो रहा है, बट एग्जैक्ट है क्या वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ मुझे मैम ने कही हुई थी।
और वही चीज़ उसके साथ भी हुई। बट मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ का सिस्टम इतना बेकार कैसे है कि उसको उन्होंने पीरियड्स जिससे हो जाए तो वाली पिल्स दे दी और उससे बहुत हैवी ब्लीडिंग हो गई। और ये चीज़ें सिर्फ यहाँ पे नहीं, इवन सरकारी जो ये महिला सुशीला है उनमें भी ये काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं। तो उसके साथ ये सेम प्रॉब्लम हो गई। तो आप ये भी मत करना कि अगर आपका यूरिन टेस्ट में क्लियर आ रहा है कि अल्ट्रासाउंड में आपका पूरा बच्चा 1 महीने के अंदर ही आ जाए। कम डेज होते हैं, बच्चा छोटा सा से स्टार्ट होता है, एक तो छोटे से स्टार्ट होता है और जाते जाते तीसरे महीने तक कुछ इतना सा वो बनता है। जैसे आप माइलो ऐप, आप सबसे बेस्ट है आप अपने फ़ोन में जो भी है माइलो ऐप डाउनलोड करना। जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली आपके बेबी का साइज़ पता चलता है, हर महीने का एग्जैक्ट बनता है कैसा है। जब बच्चा बाहर निकालते हैं तब वो इतना सा होता है, पर वो पेट में इतना सा नहीं होता है, वो छोटा होता है तब। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देने की बात है कि बच्चा अगर हम फर्स्ट मंथ में हम स्कैन कराने जा रहे हैं तो बच्चा प्रॉपरली नहीं दिख सकता है, वो एक छोटा सा सैक हो सकता है और देन उसके बाद तीसरे महीने तक, वो तीसरे चौथे महीने तक फिर बच्चा उसके पार्ट्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे वो दिखते हैं। तो इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं होती है। ये खुद हमें भी इस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा। डॉक्टर्स तो ऐसे ही रहते हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे वो केसेस अच्छे भी हो रहे होते हैं। तो मैं कह रही हूँ ना, कहीं का होने को ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आज तक डिलीवरी हुई नहीं है, होती है वहाँ डेली डिलीवरी होती है, लोग कंसीव भी करते हैं, कोई किसी का मिसकैरेज वाला होता है तो वहाँ पे वो चीज़ भी सही हो जाती है। तो हर किसी को एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल, तो मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगी कि जहाँ पे मैं गई थी ज़रूरी नहीं है कि आप भी वहीं पे जाओ। मेन बात होती है कि जो भी डॉक्टर्स हमें इंस्ट्रक्शन देती है हमें वो चीज़ फॉलो करना चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पे आपको थोड़ा ट्रस्ट है, तो और आसपास पूछो अपने कि हाँ हमारे नियर कौन सी ऐसी जगह है जो सेफ़ है, वहाँ पे जाओ और फिर जो भी आगे का प्रोसीजर होता है उस चीज़ को करो और डॉक्टर जो चीज़ भी कहता है उस चीज़ को मानो। बिकॉज डे 1 जब एक आकर को मैंने कंसीव किया तो मैं गई थी हॉस्पिटल और डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें बेड रेस्ट करना है। तो उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड गए और मतलब मेरे हस्बैंड थे भी तो तब मैं भी घूमते रहती थी, मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने बेड रेस्ट नहीं किया। और इसके बाद जब दूसरा महीना स्टार्ट हुआ तो मैं थोड़ा थोड़ा मेरा पेन होने लगा नीचे। तो फिर मैंने डॉक्टर से कोई चीज़ बताई तो डॉक्टर ने कहा तुम बेड रेस्ट कर रही हो। मैंने कहा नहीं। तो मैम ने कहा दवाइयाँ लेने से नहीं होगा डियर, कि इस बार ये नहीं कि तुमने दवाइयाँ ली हैं, तुम प्रॉपर दवाई लेने आ रहे हो, हर एक एक हफ्ते में मुझे चेकअप करा रहे हो। इवन मैं जैसे आज मंडे को चले गए तो नेक्स्ट मंडे को मुझे जाना होता था हॉस्पिटल, तो इंजेक्शन भी लगाने होते थे। 4 इंजेक्शन लगे मुझे, जो प्रोजेस्टेरोन के होते हैं वो 4 इंजेक्शन लगते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सुइयाँ लगा रहे हो और दवाई खा रहे हो तो तुम बेबी कंसीव कर लोगे, हेल्दी बेबी तुम जन्म दे दोगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो हमें खाने पीने के लिए कहा होता है, मेन चीज़ होता है हमारा खाना पीना, और हम डॉक्टर के एडवाइस को कितना सीरियसली ले रहे हैं, कितना हम बेड रेस्ट कर रहे हैं। तो फिर मतलब मेरी बात समझ में आई और फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर 6 मंथ तक मैंने बेड रेस्ट लिया। तो गाँव घरों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, बट इस चीज़ के लिए हमें अपने जो भी इन लॉज होते हैं उनको कन्विंस करना चाहिए कि कहता है कि बेड रेस्ट करो, तो उन लोगों को समझाओ कि हाँ डॉक्टर ने हमें कहा है। अगर आपको अपना बेबी चाहिए तो फिर आपको थोड़ा तो सेक्रीफाइस, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को भी करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ेगा, माँ को भी करना पड़ेगा और जो इन लॉज हैं उनको भी करना पड़ेगा। भाई तुम्हारा काम ये सब कुछ ये लाइफ टाइम चलेगा, ये लाइफ टाइम है और हमेशा रहेगा, लेकिन अगर बार बार तुम सेम चीज़ से गुजरोगे, डेली के तुम्हारे मिसकैरेज हो जाएंगे, 3-4 तुम्हारे हो जाएंगे, तो उसके बाद तो फिर तुम्हारा खुद का शरीर ही क्या बचता है। और उसके बाद आज की शादियाँ भी, मैंने आपको बताया ना, एज फैक्टर भी एक बहुत मैटर करता है मिसकैरेजेस में। तो अगर फिर एक टाइम बाद तुम्हारी एज निकल गई फिर तुम क्या करोगे, और इतने मिसकैरेजेस के बाद तुम्हारी बॉडी कैसी रहेगी, ये फिर तुम्हें कैसा लगेगा, मतलब इतना फिर तुम भी नहीं, ये चीज़ टाइम से सही रहती है। और उस चीज़ के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना, दूसरे को मनाना, उनको कन्विंस करना, ये चीज़ हमें सबसे पहले ये चीज़ करनी पड़ेगी। देन उसके बाद फिर आप लोग बेबी कंसीव का सोचो। जब आपको पता है कि आपके इन-लॉज रेडी नहीं है कि आपकी सिचुएशन को समझने के लिए, तो फिर भाई अपना शरीर बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है नहीं। क्योंकि अगर जहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है तो वहाँ पे सेकंड मिसकैरेज होने के भी पूरे चांसेस रहते हैं, अगर तुम बिना डॉक्टर के इंस्ट्रक्ट किए हुए खुद से बेबी प्लान करोगे तो। मे भी हो सकता है आगे जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए, जैसे लाइक रूबेला एक इन्फेक्शन होता है जिससे क्या होता है कि हम बेबी पहले तो कंसीव नहीं कर पाते हैं। अगर हम कभी
बेबी कंसीव कर भी लेते हैं तो बच्चा या तो उसके हाथ पैर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, या तो आँख, नाक, मुंह, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें ना हो, इस चीज़ को करने के लिए डे 1 से जैसे आपको पता चलता है हॉस्पिटल जाओ और जो जो डॉक्टर कहता है उस चीज़ को करो। और मैंने खुद 9 मंथ तक मैंने ट्रैवल अवॉइड किया। जैसे होता है ना प्रेगनेंसी टाइम पे कि अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, कोई ना कोई जैसे आसपास होते तो लोग चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो मेरे साथ ऐसा, क्योंकि होता है कि बच्चा होने के बाद तो कभी जाओगे, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को ट्रैवल भी नहीं करना था। तो मैं 9 जो मंथ था तब तक मैं अपनी मम्मी के वहाँ गई नहीं, और उसके बाद जैसे ही कागज को 1 महीना हो गया था उसके बाद मैं अपनी मम्मी के वहाँ आ गई थी। और इवन हल्द्वानी से लेके यहाँ तक अभी लोग कहते हैं कि ट्रैवल मत करवाओ बेबी को, छोटा है, अन्नप्राशन के बाद चले जाना। तो मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने 1 महीना जैसे ही हुआ उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ के मुझे भी आराम हुआ और एकाग्र की। ये तो रहा जो मेरे मिसकैरेज के जो मैंने रियलाइज़ किया, जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी और जो चीज़ें मैंने सीखी वो मैंने आप लोगों को बता दी। एंड आप लोगों की अभी कोई क्वेरीज होंगी कि और कुछ भी आप लोग को जानना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर लेना, तो मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई दूंगी। और कल फिर मैं आपसे बात करूँगी एकाग्र के टॉपिक पे कि लाइक मैं उसको क्या खिलाती हूँ और जो भी मिथ्स होते हैं बेबी को लेके कि लाइक ट्रैवल मत करो बच्चे को लेके, और नज़र एंड बहुत सारे मतलब चीज़ें होती है जो मतलब हम बच्चों के लिए डेली के जो मिथ्स सुनते हैं, तो उन चीज़ों से मैं डेली कैसे डील करती हूँ तो वो चीज़ आपसे डिस्कस करूँगी। और तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।